ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज distribution with concentric spherical cavity। पढ़ के देखिए क्या लिखे, समझ में आई बात कि नहीं। यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें कंसेंट्रिक स्फीयर के कंसेंट्रिक कैविटी है, और कैविटी भी स्फेरिकल है और दोनों का सेंटर कॉमन है। कैविटी भी स्फेरिकल है और दोनों का सेंटर जो है कॉमन है, स्फीयर का भी और उसका भी, दोनों का सेंटर कॉमन है। ये स्फेरिकल कैविटी है, इसमें गैप है, ये सेंटर। जो स्मॉल आर रेडियस का कैविटी है वह सेंटर, उसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों कॉमन है। जो स्फेरिकल कैविटी है उसका सेंटर और उसका सेंटर दोनों कॉमन है। तो चार्ज के कारण फील्ड निकालना है तीनों रीजन में, यानी 0 टू स्मॉल आर टू कैपिटल आर, और कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक, कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये रीजन है जिसमें चार्ज है, ये रीजन। चार्ज का टोटल अमाउंट क्यू कूलम पॉजिटिव और वॉल्यूम जो चार्ज ऑक्युपाई करता है बराबर है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो इस स्पेस की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
रो क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब कूलम पर क्यूबिक मीटर। अब तीनों रीजन में गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, ये तो पता चल गया। तीनों रीजन मतलब एक है सेंट्रल रीजन इनसाइड, यहां पर P1, तो पहला हो गया इनसाइड। इनसाइड का मतलब हुआ R का वैल्यू 0 से शुरू होकर R0 तक है, ये R0 रेडियस है, स्मॉल R0 इनर का रेडियस। अब इसके अंदर किसी पॉइंट P1 पर फील्ड निकालना है, तो OP1 को रेडियस मानकर एक स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस मानेंगे और उस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स इंटरसेप्टेड निकालेंगे। उस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स इंटरसेप्टेड निकालते हैं। तो फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स E4 पाई आर स्क्वायर, और उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज, इनर जो कैविटी है उसके अंदर का स्पेस है, इनर कैविटी के अंदर का स्पेस है, कैविटी के अंदर, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज यहाँ 0 होगा। अब अप्लाई करें, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फ्लक्स E4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड स्पेस में फील्ड 0 आ गया। जो कैविटी है, सिमेट्रिक कैविटी है, उसके अंदर फील्ड 0 होता है। तो इनसाइड स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आया। इसको सॉल्व किए तब तो इनसाइड स्पेस में फील्ड हो गया 0, यानी पहला R0 से R0 के बीच फील्ड इज 0। अब दूसरा स्पेस देखिए, इनर और आउटर के बीच का स्पेस, यानी यहां पढ़ते हैं P2, OP2 को रेडियस मानिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर ऑफ सिमेट्रिक के कॉन्सेंट्रिक एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लें ऐसे, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में बिटवीन R0 एंड कैपिटल R, इनर कैविटी से बाहर और आउटर स्पेस के अंदर, तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स होगा 4 पाई आर स्क्वायर और इनसाइड चार्ज होगा R0 से स्मॉल r के बीच का जो ये स्पेस है, इसी में चार्ज है, और उसके अंदर का स्पेस कैविटी था, पहले से हमको मालूम है। इस स्पेस में कितना चार्ज होगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये जो हम शेडेड एरिया दिखाए हैं इसका वॉल्यूम, इस शेडेड एरिया का आउटर रेडियस R और इनर रेडियस R0, यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई R क्यूब माइनस R0 क्यूब। ये हुआ चार्ज इनसाइड, इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। कौन सा गॉसियन सरफेस आप देख रहे हैं, तो अब गॉसियन थ्योरम अप्लाई किए तो फ्लक्स बराबर चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया E4 पाई आर स्क्वायर रो 4/3 पाई R क्यूब R0 क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इंटेंसिटी कितनी आई यहाँ लिख लेते हैं। ये जोन है, ये रीजन है आर नॉट से बाहर और कैपिटल आर के अंदर। इंटेंसिटी आ गई, देखिए सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ देखते हैं तो उतनी बात नहीं होती। ये कितना हो गया, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आर माइनस आर नॉट क्यूब आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ फॉर इंटेंसिटी इनसाइड स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर रेडियस के बीच। यानी रेडियस कौन है, तो सबसे बाहर वाला और सबसे अंदर वाला। यानी सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट रेडियस है कैपिटल आर और इसके बीच, कैपिटल आर और इसके बीच। अब सबसे बाहर वाला क्षेत्र यानी उस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर, ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस सबसे बाहर यानी यहाँ आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट P3, ओ सेंटर से P3 को मिलाए, OP3 को रेडियस मानकर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, और उस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स, ये जोन है सबसे बाहर यानी R ग्रेटर देन कैपिटल R और लेस देन इन्फिनिटी। तो फ्लक्स हो गया E4 पाई R स्क्वायर। और आप बताइए चार्ज इनसाइड कितना लें। जो कैपिटल R रेडियस के बाहर का क्षेत्र है उसमें जो चार्ज है उसका कितना लें, चार्ज इनसाइड। टोटल चार्ज ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसलिए लेंगे यहां टोटल चार्ज Q। अब अप्लाई करें गॉस थ्योरम। तो जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए। जीरो नहीं है बाबू, सबसे बाहर वाला वॉल्यूम है, तो गॉस थ्योरम आएगा E4 पाई R स्क्वायर एंड Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी तीसरा रेंज आ गया R ग्रेटर देन R एंड लेस देन इन्फिनिटी के बीच। इंटेंसिटी वही है जो एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है। ये 3 रीजन हुआ इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी इनसाइड आउटसाइड स्पेस का आया। अब तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो y एक्सिस पर इंटेंसिटी लेना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऊपर के तरफ पॉजिटिव और डाउन हुआ तो नेगेटिव। ये है R रेडियल लाइन सेंटर से इन्फिनिटी तक, और ये इंटेंसिटी है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो R बराबर 0 से R नॉट तक एक फॉर्मूला, ये R बराबर 0 है, यहां से R नॉट, इसमें इंटेंसिटी 0 है हर समय। 0 से R नॉट तक इंटेंसिटी 0 है, इसलिए इसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन आया ये। और R नॉट से कैपिटल R नॉट तक, कैपिटल R तक ये वाला फॉर्मूला लागू है। R नॉट से कैपिटल R तक, यहां R बराबर कैपिटल R नॉट तक। अब R बराबर R नॉट इस फॉर्मूला में रखते हैं,
तो कितना आता है, यहाँ रख के देखें, एट आर बराबर आर नॉट इंटेंसिटी बिकम्स, एंड एट आर बराबर आर नॉट इंटेंसिटी क्या होती है, आर बराबर आर नॉट रख के देखिएगा, आप आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सॉल्व करिए ना इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में स्मॉल आर को आर नॉट के बराबर करें, यानी कैविटी की बाहरी बाउंड्री है वहां पर इंटेंसिटी, कैविटी की बाहरी बाउंड्री, कैविटी जो था, तो इससे सॉल्व करने पर यहाँ पर और यहाँ पर आर बराबर आर नॉट रखने पर आंसर क्या आया, सॉल्व कीजिए ना। हम तो लिख ही देंगे, बट हमारे लिखने से कोई फायदा थोड़ी है। आंसर आया अर्चित जी, आर बराबर आर नॉट इस फॉर्मूला में रखे यहाँ पर, तो आंसर क्या आया, इंटेंसिटी का वैल्यू, आंसर जो आया, हाँ आर बराबर आर नॉट पर 0 है, ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ 0 हो गई। और आर बराबर कैपिटल आर नॉट रखने पर इंटेंसिटी कितनी आई, इंटेंसिटी आ जाएगी ई बराबर रू 3 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इतना। ये पॉजिटिव आया, आर बराबर कैपिटल आर नॉट रखने पर इंटेंसिटी पॉजिटिव आई। अब पता लगाना है कि यहां से इनर से आउटर में रेडियस इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये वाला पोजीशन सब पहचानिए, ये सेंटर से बाहर की तरफ, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, यानी ये ओ पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ये बी। ए पर इंटेंसिटी 0 है कैविटी के इनर वॉल पर, और कैविटी के आउटर वॉल पर इंटेंसिटी है, ये यहां से निकला ये वाला प्लस ई नॉट, इसको मान लेते हैं यहाँ पर प्लस ई नॉट। तो अब यहां से यहां तक इंटेंसिटी बढ़ रही है, इनर वॉल से आउटर वॉल तक जाने में इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो बढ़ना तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये इस तरह भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा बढ़ता है तो तब बढ़ेगा जब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। तो हम चेक करते हैं कि इस पीरियड में जो फार्मूला हमारे सामने ये वाला है, इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव और कांस्टेंट है कि नहीं। इसका रेट ऑफ चेंज यहां से निकालते हैं, ये आ जाता है रो 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 1 और प्लस 2 आर नॉट क्यूब बाई आर क्यूब, ये हुआ इंटेंसिटी। ये पॉजिटिव है, ये बात सही है, और इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है या निगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको फिर डिफरेंशिएट किए तो रो 3 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल 0, सेकेंड टर्म का आ जाएगा 6 आर नॉट क्यूब आर पर पावर 4। अब आपको क्या लग रहा है, सेकेंड रेट जो है निगेटिव है, फर्स्ट रेट पॉजिटिव का मतलब इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड जाने पर बढ़ रही है, और सेकेंड रेट नेगेटिव का मतलब बढ़ने की रफ्तार घट रही है। फर्स्ट रेट पॉजिटिव का मतलब इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड जाने पर बढ़ रही है, और सेकेंड रेट नेगेटिव का मतलब बढ़ने की रफ्तार घट रही है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तब होता है जब बढ़ रही हो और बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट हो। यहाँ बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट नहीं है, घट रही है, इसलिए कन्वेक्स होगा इस तरह से। यहाँ से ये इसको देखिएगा तो दिखेगा कि इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की रफ्तार घट रही है। इसको देखिएगा तो दिखेगा कि इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की रफ्तार घट रही है।
इसीलिए इस चेकिंग के बाद तब हम लोग यहाँ पर कर्व ऐसे लेंगे। अब आउटसाइड जोन पर आ जाइए, सबसे बाहर कैपिटल आर रेडियस के बाहर, वहां पर वेरिएशन कर्व कैसा आता है वो देखते हैं। सबसे आउटसाइड जोन पर, तो आउटसाइड वाला ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला में भी हम यही दो रेट पता करेंगे, फर्स्ट रेट और सेकंड रेट, और देखेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इंटेंसिटी का वैल्यू आउटसाइड रीजन में फॉर्मूला आया जो देख रहे हैं आप, वह पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इंटेंसिटी का वैल्यू आर का कोई भी वैल्यू ले लें ग्रेटर देन कैपिटल आर और लेस देन इन्फिनिटी, हर समय ये इंटेंसिटी पॉजिटिव ही रहेगी। सहमत है ना? उस इक्वेशन को देखिए और वहां आर का कोई भी वैल्यू अपनी पसंद से ले लीजिए। आर के किसी भी वैल्यू पर, यहाँ देखिए आर का कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ ये स्क्वायर है ना, इसलिए आर के सभी पॉसिबल आउटसाइड वैल्यू के लिए इंटेंसिटी पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए पूरा इंटेंसिटी का डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, पॉजिटिव एक्सिस पर। अब देखना इंटेंसिटी कैपिटल आर पर कितनी है। इंटेंसिटी आर बराबर कैपिटल आर रखते हैं, कैपिटल आर मतलब आउटर बाउंड्री पर, तो इंटेंसिटी ई नॉट के बराबर आती है। इसलिए कर्व वहीं से शुरू होगा जहां पर एंड किया है पिछले जोन का। कहेंगे सर पीछे वाला कहाँ निकाले थे, कितना था? पीछे वाला का याद दिला देते हैं, कितना निकला था? ई नॉट, ई नॉट निकला था रो बाई 3 क्यूब, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना था? आर। तो आर की जगह हम लोग क्या रखे थे? कैपिटल आर। यहाँ क्या था? आर नॉट क्यूब, और यहाँ क्या लिखे थे? आर का स्क्वायर। तो आपको याद होगा इसकी जगह पर क्या लिखे? आर, और इसकी जगह पर क्या लिखे? आर, और क्या किए? डेंसिटी, यहाँ पर स्क्वायर आया है, स्क्वायर, और हम लोग डेंसिटी का वैल्यू रखिए यहाँ पर। डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? तो डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 1/3 एप्सिलॉन नॉट। आपको ये दिखा रहे हैं कि इस जोन का जो फॉर्मूला है, इस जोन का और इस जोन का फॉर्मूला, मतलब जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 एंड जोन नंबर 3, तो 2 और 3 की बाउंड्री पर दोनों फॉर्मूला वैलिड है। 2 और रीजन 2 और रीजन 3 की बाउंड्री जहां पर है वहां पर दोनों फॉर्मूला वैलिड है। कौन दोनों? इस रीजन का जो फॉर्मूला आया वो भी, और आउटसाइड रीजन का फॉर्मूला आया वो भी। तो आउटसाइड रीजन के फॉर्मूला से हम इंटेंसिटी इतना निकालें, इंटेंसिटी इतना आया है, इतना। अब इनसाइड के फॉर्मूला से यहाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब आर नॉट जिसको कहते हैं, माइनस आर नॉट क्यूब, और यहाँ लास्ट टर्म आया आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। अब आपको कोई रास्ता दिख रहा है? देखिए यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r स्क्वायर, यहाँ वाला टर्म, और यहाँ हो गया कितना? तो आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, और यहाँ आ गया, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ आर क्यूब है भाई, और ये आर क्यूब था, ये आर क्यूब, तो यहाँ आ गया। देख लीजिए, ठीक से चेक कर लीजिए, आप कन्विंस हैं तभी बढ़िए आगे। और आर क्यूब माइनस आर नॉट क्यूब, तो कितना है? कन्विंस है ना? मतलब ये जो एक्सप्रेशन लाए, ये फॉर्मूला आउटसाइड जोन के फॉर्मूला से इंटेंसिटी आई, और ये इंटेंसिटी इनसाइड वाला फॉर्मूला से है। जब बाउंड्री कॉमन है दोनों स्पेस में, तो वहां पर दोनों फॉर्मूला वैलिड होगा, आउटसाइड का भी और इनसाइड का भी, दोनों वैलिड होगा। तो यही दिखा रहे हैं, आउटसाइड से इतना एक्सप्रेशन आया और इनसाइड के फॉर्मूला से भी यही एक्सप्रेशन आया। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए एक बात पता चला कि आर बराबर कैपिटल आर नॉट पर इंटेंसिटी इनसाइड का फॉर्मूला और आउटसाइड फॉर्मूला दोनों वैलिड है, क्योंकि वो बाउंड्री है। अभी तय हो गया इंटेंसिटी इतनी होगी बाउंड्री पर, सबसे आउटर मोस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बाउंड्री पर। अब उसके आगे की बात करनी, आगे मतलब कैपिटल आर से बाहर का। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, पता कैसे चलेगा? तो डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके निकालेंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो ऐसे करें, DE/DR
इसको, ये जो है ना बायो वाले अगर कैलकुलस बहुत कमजोर है तो ऐसे लिख लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, निगेटिव आया है, इससे पता चला इंटेंसिटी घट रही। अब घटने की रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है, इसके लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, तो घटने की रफ्तार घट रही है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया -2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ गया फिर -3/r⁴, यानी ये पॉजिटिव आया। तो जब वेलोसिटी निगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो रिटार्डेशन कहलाता है। जब वेलोसिटी निगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो रिटार्डेशन है। उसी तरह यहाँ पर घट रहा है तो घटने का रेट निगेटिव है और उसके बदलने का रेट पॉजिटिव है, यानी घटने का रेट घट रहा है। फिर से समझें, ये रेट बताता है कि घट रहा है और घटने का रेट भी माइनस होता, यानी घटने का रेट बढ़ रहा है। आप मोशन से याद कर लीजिए, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उसे रिटार्डेड कहते हैं। वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है तो बढ़ रहा है। वेलोसिटी निगेटिव है मगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी घटने का रेट भी घट रहा है, इसलिए यहाँ घट भी रहा है और घटने का रेट भी घट रहा है। तो इसलिए घटते घटते भी जीरो होने में इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लेगा। ये हुआ कर्व वेरिएशन का। सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी आउटर पर हुई, इनर पर जीरो। ये एक स्फेरिकल कैविटी वाले स्पेस के कारण फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया। ठीक है, अब कुछ और एप्लीकेशन बताते हैं। प्रॉब्लम्स आप लोग अटेम्प्ट कर नहीं रहे हैं या कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से बन रहा है, तो अगले दिन देख के पूछना हो तो मैसेज कर दीजिए, उससे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि आप गॉस थ्योरम भी प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं गॉस थ्योरम का पहले, तब फिर आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है, देखिए, किसी रीजन में एक क्यूबिकल सरफेस है और क्यूबिकल सरफेस की बाउंड्री दी हुई है। कैसे बाउंड्री दी हुई है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। वो जो क्यूबिकल सरफेस है उसकी बाउंड्री है x बराबर a से x बराबर 2a है। मतलब x में उसका जो विस्तार है, एक्सपांशन है, स्प्रेड है, वो a से 2a के बीच में। x में जो उसका विस्तार है, एक्सप्रेस है, स्प्रेड है, वो a से 2a के बीच में। और y में उस क्यूब का जो स्प्रेड है वह x में जो स्प्रेड है वो a से 2a के बीच में, और y में जो स्प्रेड है वह y में जो फैलाव है वह y है का फैलाव है 0 से a तक, और z का जो विस्तार है z में वो भी 0 से a तक। और इस इलाके में जो फील्ड है वह बराबर दिया हुआ है 3x + 2 ये फील्ड ऐसे दिया हुआ है, यानी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और x में वेरिएशन है फील्ड का, y और z में यूनिफॉर्म है, कोई वेरिएशन नहीं। तो ऐसे फील्ड में अगर ये क्यूबिकल सरफेस जिसका डायमेंशन साइज दिया है उसके अंदर कितना चार्ज हो सकता है पता लगाना है। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज रिटेन्ड बाय द क्यूबिकल सरफेस हुज बाउंड्री इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जिसकी बाउंड्री इस फार्मूला से दर्शाई गई। समझे? तो उसका पता लगाना है, यानी फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट of charge enclosed by this cubical surface। ये क्यूब के आकार का जो क्लोज सरफेस जिसकी बाउंड्री का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसमें चार्ज का अमाउंट कितना होगा पता लगाना है।
पता लगाने का तरीका है कि गॉस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि गॉस थ्योरम में पढ़े थे अमाउंट ऑफ चार्ज total electric flux intercepted by a closed geometric surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। तो अगर हम फ्लक्स निकाल लें तो फिर ये भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्यूबिकल वॉल्यूम का डायग्राम बनाए जो बाउंड्री दी हुई है उसके हिसाब से। तो x में शुरू होता है a से, ये है a, ठीक है, ये x बराबर a से शुरू होता है और स्प्रेड अप टू है x बराबर 2a तक, ठीक है, x की बाउंड्री तय हो गई। और y में कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से a तक, यानी y में 0 से a तक है ये, और यहाँ भी 0 से a तक है y में, ठीक है। और z में कहाँ से कहाँ तक है, तो z में भी 0 से a तक है। तो z की पैरेलल लाइन ले जाइए इसे 0 से a तक, ये, और यहाँ पर ऐसे खींचते हुए ऐसे ले जाइए, ये 0 से a तक। अब मिला दीजिए क्यूब को, अब ये बन के तैयार हो गया क्यूब। इस क्यूब की x की डायमेंशन है a से 2a, y का डायमेंशन है 0 से a और z का डायमेंशन है 0 से k। इस क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ये पता लगाना है, जबकि इस इलाके में फील्ड है और फील्ड का भी वेरिएबल है, वेरिएशन x में और डायरेक्शन भी x में। तो अब ये क्यूबिकल सरफेस के 6 सतहें हुई, 6 सतह का फ्लक्स इंटरसेप्टेड निकाल कर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमको टोटल फ्लक्स। तो इसको कैसे निकालें, आप ये बात समझ में आई ना, नहीं आई तो मैसेज कीजिए। यानी एक ज्योमेट्रिक क्यूबिकल सरफेस, मटेरियल का बना हुआ डब्बा नहीं है, एक ज्योमेट्रिक क्यूबिकल सरफेस है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पता लगाना है जब उस इलाके में फील्ड दिया हुआ है, फील्ड मतलब इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए करेंगे यहाँ पर नामकरण कर देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। अब ये 6 सतहें हुई। अब हम सबसे पहले सतह नंबर ADEH की बात करें। सतह नंबर ADEH यानी एट ADEH, इस सरफेस पर x बराबर 0 है तो फील्ड बराबर कितना है, तो फील्ड बराबर है x का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए और देखिए फील्ड कितना आता है। नहीं नहीं, इस सरफेस पर x बराबर 0 नहीं, x बराबर a है, x बराबर 0 नहीं है, x बराबर a है। तो फील्ड कितना आया, यहाँ x बराबर a रखेंगे और a का वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए सवाल में, तो मान लीजिए दिया हुआ है वेयर a इज 1 मीटर, तो यहाँ पर a रखने का मतलब है 1 रख देना। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस 2i, यानी यहाँ फील्ड हो गया 5i न्यूटन पर कूलम। यानी x बराबर a, यानी सरफेस ADEH पर फील्ड x डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और फील्ड का फॉर्मूला हो गया 5i। अब सरफेस ADEH कैसा सरफेस है, यह सरफेस एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस की जो बाउंड सरफेस जो है वो किसका हिस्सा है, तो एक क्यूब का हिस्सा है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर सरफेस प्लेन हो और इंक्लोजर का पार्ट हो तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाता है। अगर सरफेस प्लेन हो और इंक्लोजर का पार्ट हो तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाता है। तो यहाँ भी एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाएगा। अब सोचिए नॉर्मली आउटवर्ड कौन इलाका हो, तो नॉर्मली आउटवर्ड का इलाका हुआ ये, और ये किधर होगा, तो निगेटिव एक्स में। तो इस पर फील्ड आ गया निगेटिव एक्स में, नहीं एरिया फील्ड नहीं, एरिया आ गया निगेटिव एक्स में। तो फ्लक्स निकालिएगा ADEH का, ध्यान से, तो बराबर हो जाएगा E डॉट DA वेक्टर का इंटीग्रल, यानी ये हो गया कितना, तो ये हुआ 3 मानी 5 वेक्टर E और A
और ए कौन सा, या एस लिख देते हैं, एरिया के बदले एस, एस एस कौन सा, तो एस ए डी ई एच। अब एस ए डी ई एच का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट के तरफ, और फील्ड वेक्टर किधर है, राइट के तरफ, इसलिए निगेटिव फ्लक्स आएगा। सही है, यहाँ पर आ जाएगा फील्ड डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, दोनों अपोजिट है ना, इसीलिए यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ए डी ई एच बराबर माइनस ए स्क्वायर आई। अब ये डॉट प्रोडक्ट आएगा तो आ जाएगा 5 ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू 1 है तो इसका यूनिट हो गया 5। तो फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस ए डी ई एच इज 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब न्यूटन पर मीटर, इंटेंसिटी होती है न्यूटन पर मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर हो गया फ्लक्स। अब दूसरा सरफेस पर आइए, एट सरफेस बी सी एफ जी, पहचानिए सरफेस बी सी एफ जी किस प्लेन में है या किस प्लेन की पैरेलल है, सरफेस बी सी एफ जी किस प्लेन में है या किस प्लेन की पैरेलल है, सरफेस बी सी एफ जी किस प्लेन में है और किस प्लेन के पैरेलल है, सरफेस बी सी एफ जी किस प्लेन में है और किस प्लेन के पैरेलल है। जी सर, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, सही बात है। और प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल हुआ, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड यानी राइटवर्ड होगा। और इस जगह फील्ड कितना होगा, तो फील्ड बराबर लिखेंगे 3, और ए कितना है तो 2a पर है, ये x बराबर 2a पर है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 2a, तो 1 मीटर है, प्लस 2i यानी 6 2 8i पॉजिटिव। और एरिया वेक्टर जब लेंगे, किसका एरिया वेक्टर, तो सरफेस बी सी एफ जी का एरिया वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई, पॉजिटिव आई इधर की तरफ है, दाएं तरफ है, और ए बराबर 1 है तो ये आई हो गया। तो फ्लक्स किसका, बी सी एफ जी द्वारा इंटरसेप्टेड बराबर होगा ई डॉट एरिया, किसका एरिया, टोटल एरिया जो अभी लिखे हैं सरफेस का, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ फील्ड भी राइट की तरफ है, एरिया भी राइट, तो ये आई डॉट आई, तो आई डॉट आई बराबर 1, इसलिए ये हो गया न्यूटन मीटर। अब एक सरफेस द्वारा फ्लक्स इंटरसेप्टेड, राइटवर्ड फील्ड का फ्लक्स है, ऊपर देखिए 5 है, और इसके द्वारा इंटरसेप्टेड फ्लक्स जो है वो +8 है, तो ज़्यादा जोड़कर 0 आना चाहिए अगर अंदर चार्ज नहीं है, 0 नहीं आएगा अगर चार्ज है। अब आगे क्या करें, तो सरफेस, बाकी सब सरफेस के बारे में सोचिए। ये जो फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, फील्ड कौन दिशा में है, फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री। और जब ये सरफेस लिया जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो वाई एक्सिस में, और फील्ड किधर है, एक्स में, तो एरिया और फील्ड के बीच अगर 90 हुआ तो ई डॉट ए 0 हो जाएगा। नीचे वाले सरफेस की बात करें तो वहाँ भी एरिया वेक्टर बाहर है और वर्टिकली वाई के अपोजिट है, जबकि फील्ड वहाँ पर राइटवर्ड होगा, इसलिए उसका फ्लक्स भी 0, और बाकी दोनों सतह के साथ भी यही होगा, इसलिए बाकी सभी सतहों का फ्लक्स 0, क्योंकि फील्ड नहीं है, या है तो राइट एंगल है। तो इसलिए टोटल फ्लक्स कितना बचा, तो जोड़ दीजिए, तो टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड हो गया इन दोनों का जोड़, यानी -π + 8, टोटल फ्लक्स हुआ -π + 8, तो 8 - 5 यानी 3 यूनिट यानी न्यूटन मीटर हुआ, ये फ्लक्स हुआ। तो आप अभी पढ़े थे कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, वहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय द क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस इज फाउंड टू बी 0। लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आया, 0 के बदले ये आया +3, इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है, तब ना आउटवर्डली फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम तो यही कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इंटरसेप्टेड बाय एनी क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस इज कितना 1/ε0 द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस। यानी गॉस थ्योरम यही कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस is equal to 1/ε0 times the algebraic sum of the charge retained by the surface। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब अप्लाई कीजिए गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल फ्लक्स बराबर चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ 3 और ε0 तो मालूम है, तो चार्ज की मात्रा कितनी हो गई? तो चार्ज की मात्रा हो गई 3ε0। चार्ज का अमाउंट हो गया Q इनसाइड 3ε0। गलती तो नहीं है, सही है ना? ये इस तरह पता चला कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और तो फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस जीरो नहीं होगा, और जब फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो टोटल चार्ज इनसाइड भी जीरो नहीं होगा, इसलिए फ्लक्स इंटरसेप्ट। इस तरह सवाल बनाएंगे। ये एप्लीकेशन हुआ। अभी गॉस ये हम लोग स्फेरिकल पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाले थे और स्फेरिकल यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड। अब इस सवाल के बाद लेते हैं लाइन चार्ज, लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके सराउंडिंग में फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कूलम्स लॉ से निकाल चुके हैं, तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा। वेयर कूलम्स लॉ इज वैलिड वही गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। जहां कूलम्स लॉ वैलिड नहीं वहां गॉस थ्योरम भी वैलिड नहीं होता। तो अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक चार्ज है जो लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, और उसके कारण हमको फील्ड निकालना है, उसकी वजह से फील्ड निकालना है। देखिए ऊपर लिखते हैं E ड्यू टू लॉन्ग लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी लंबाई इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी अब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, तो इसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो भी गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। कूलम्स लॉ से ऑलरेडी हमको मालूम है, कूलम्स लॉ से मालूम है कि अगर हमें यहाँ फील्ड निकालना है तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगा। तो हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहले ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम होनी चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व बराबर लैम्डा बराबर Q/L कूलम पर मीटर। ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब पॉइंट P पर हमें फील्ड निकालना है, तो हम क्या करें, तो एक ज्योमेट्रिक सरफेस लें जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोइंसाइड करे, जिस पर फ्लक्स का कैलकुलेशन मैथमेटिकली सिंपल हो और साथ में जिसका जो कंटेन करे इस पॉइंट को जहां हमें फील्ड निकालना है। तो ऐसा हो सकता है जब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर इस लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड इस तरह होता है, ऐसा आपको मानना होगा क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लोग निकाले थे। अब इसका ऊपर वाले सतह का फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर तो एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर इधर होगा। नीचे वाले फ्लैट सरफेस का भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस की बाउंड्री का, तो उसके अंदर कितना चार्ज है, तो मान लीजिए ये ए बी लेंथ है L बराबर, तो और ए बी लेंथ के अंदर चार्ज मालूम है,
तो चार्ज निकालिए कहाँ, इनसाइड। तो इनसाइड की चार्ज डेंसिटी ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है, ये दो बार लिख लें। पॉइंट पी पर एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस 0। अब इसका सिलिंड्रिकल सरफेस जो है उसके सब के लिए जो बेलनाकार सतह है उस पर सब जगह इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, इसलिए बीच का एंगल 0 होगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सतह का, ऊपर नीचे का तो 0 है ही, बराबर हो जाएगा E2πrl। ये सिलिंड्रिकल बॉडी का बाहरी सरफेस का एरिया, और उसके अंदर चार्ज का अमाउंट कितना, तो लैम्डा गुना एल, एल लेंथ में कितना चार्ज हो सकता है। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए। फाई इलेक्ट्रिक बराबर क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या, बाएं साइड रखिए ई 2πrl और दाएं साइड लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इससे आया इंटेंसिटी, देखिए कितना है, इंटेंसिटी बराबर हो गया लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब इसमें अभी ये गॉसियन सरफेस है, सॉलिड नहीं है, लेकिन अब ये भी होगा कि पूरा वॉल्यूम है और उसके एक्सियल लाइन में चार्ज है। बोलिए समझे। तो इसको अब अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। हम धीरे इसलिए बता रहे हैं, 1 से 2 दिन में सारा सिलेबस गॉस थ्योरम खत्म कर सकते हैं, लेकिन धीरे इसलिए ताकि आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते जाएं। नहीं अटेम्प्ट करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं है थ्योरी सुन के। ये हुआ लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में फील्ड वेक्टर उसके लेंथ के परपेंडिकुलर आउटवर्डली होगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिए कहाँ, अगर एससी और मैं किताब से अटेम्प्ट करते हैं तो गॉस थ्योरम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहाँ तक तो बताते हैं, और प्रॉब्लम हो तो ज्वाइन करने से पहले व्हाट्सएप पर भेज दीजिए प्रॉब्लम, या फोटो कॉपी, फोटो कहते हैं उसकी स्कैन कॉपी, या अगर एससी और माँ का है तो नंबर, पेज, क्वेश्चन नंबर, और कहीं और का है तो स्कैन करके भेज सकते हैं। यहाँ निकाल, अभी ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो ये, लेकिन ये एक चीज है कि ये तो लाइन चार्ज का हुआ। अब इसमें वॉल्यूम में भरा हुआ होता, यानी सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिलिंड्रिकल शेप का अभी तक था ना स्फेरिकल, अब है सिलिंड्रिकल। तो उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सिस से बाहर की तरफ सरफेस पर और सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाता है। अभी तो एक लाइन में चार्ज सीमित था, इसके बदले अगर चार्ज या इंटेंसिटी आ चुकी, इससे कूलम्ब लॉ से भी यही आया था, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो, वॉल्यूम में, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में, देखिए कैसे स्प्रेड होगा, तो पूरे वॉल्यूम में, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में, यानी बेलनाकार सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सिलिंड्रिकल। इसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है, बाहर भी है, और ये लॉन्ग है,
यहाँ भी लॉन्ग है, और इस लॉन्ग के अंदर चार्ज है, और पॉजिटिव लिए हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके इनसाइड मतलब R बराबर 0 से R बराबर कैपिटल R तक इंटेंसिटी, और उसके आउटसाइड कैपिटल R से बाहर भी वेरिएबल इंटेंसिटी। इतना देखिए, और इसका ग्राफ, इसका प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका गॉस थ्योरम का भी पहले वाले के अलावा पढ़ने के साथ साथ गॉस थ्योरम में कहाँ तक जाना है वो भी बताया, अभी बता रहे। तो गॉस थ्योरम में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप 1 से 14 तक, 1 to 14 कई सवाल अभी बता भी दें, तो 1 से 14 HCV में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर HCV से अटेम्प्ट कर रहे हैं 1 से 14, और इसमें बाकी तो देख लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ें, इसको जो दिक्कत हो मैसेज पहले करें। और मैकेनिक्स वाला बैच भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, 2 दिन के अंदर हम आपको टाइम बता देंगे, और अभी छुट्टी दीजिए।